वेलकम टू साइकोलॉजी क्लास। एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम मीन्स नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन नेक्स्ट पिछली क्लास में ले लिया था। आज हम पढ़ेंगे इसके एनसीएफ के उद्देश्य। इससे पहले मैं आपको थोड़ा इसके बारे में और बता दूं, कल का रिपीट कराना चाहती हूँ। कल हमने पढ़ा था इसका जो निर्माण का श्रेय था वो प्रोफेसर यशपाल शर्मा को दिया गया था। प्रोफेसर यशपाल 1993 में इन्होंने समिति का गठन किया था, जिसमें बच्चों की तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा प्रणाली के लिए सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि बच्चों को बिना तनाव के और बिना बोझ मुक्त यानी कि डरा के या बोझा उसको कहे कि होमवर्क करा के पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। बच्चों को खेल कूद में खेल क्रिया करा के, मनोरंजन करा के, ड्रामा, नाटक, कई सारी चीज़ों के द्वारा हम बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा सकते हैं, उनके अपने शिक्षा के उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं। एनसीएफ 5 के निर्माण करते समय भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान एवं अर्थशास्त्र जैसे विषयों को सर्वाधिक महत्व दिया। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं हम कि उनके सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने की अनुशंसा की गई। बालक के सामाजिक मूल्यों को बढ़ाने की अनुशंसा की गई। पढ़ाई के साथ साथ उसको समाज में कैसा व्यवहार करना है, कैसे उठना है, बैठना है, अन्य मूल्यों को भी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए। एनसीएफ 5 का जो निर्माण था एमएचआरडी यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। एनसीएफ 5 का जो निर्माण है 2005 का निर्माण है एमएचआरडी मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया। एनसीएफ 5 का मुख्य उद्देश्य तो ये है ही, हमने कल पढ़ा, बिना बोझ की शिक्षा प्रदान करना। इसके बाद आता है कि इन्होंने जो कार्यशाला सबसे पहले आयोजित की थी वो न्यू दिल्ली में की थी। नई दिल्ली में जब कार्यशाला आयोजित की गई तो उसमें टोटल 38 मेंबर थे। 38 में से 35 जो थे वो संचालन समिति के थे और 3 सदस्य एनसीईआरटी के द्वारा मनोनीत किए गए थे। ये हमने कल परसों के लास्ट क्लास में पढ़ा था। हमारे राजस्थान के जो व्यक्ति थे वो थे रोहित धनकर, जिन्होंने इसमें भाग लिया था। एनसीएफ 2005 में शिक्षा के 21 बिंदु पर चर्चा की गई और 22 भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। 21 बिंदु और 22 भाषाएं याद रखना है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। एनसीएफ 5 को 4 चरणों में लाया गया। फर्स्ट चरण था इसका 1975 का, सेकंड था 1988 का, थर्ड था 2000 और फोर्थ है 2005 जो हम पढ़ रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने निबंध सभ्यता संस्कृति एवं प्रगति, जो उनका निबंध था वो इसका मुख्य आधार हुआ एनसीएफ 5 का। एनसीएफ 5 का जो मुख्य आधार माना गया है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक निबंध है, सभ्यता संस्कृति एवं प्रगति। उन्होंने एक बहुत प्रसिद्ध निबंध लिखा था, उसी को आधार मानते हुए हमने एनसीएफ 2005 का निर्माण किया। एनसीएफ 2005 अर्थात जो कैरिकुलम इसमें बनाया गया, कैरिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरिली शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। बालक जिस तरह मैदान में दौड़ता है उसी तरह बालक अपने शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विद्यालय के अंदर पाठ्यक्रम के अनुसार दौड़ लगाता है। इसमें कुछ महान विद्वान थे जिन्होंने अपने अपने विचार विमर्श दिए। जैसे कनिंघम थे, उन्होंने बोला कलाकार शिक्षक, कलाकार यानी कि शिक्षक, कलाकार के हाथ में पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वो विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्यों के अनुसार चित्रित कर सकता है। इसी तरह मुनरो ने बताया पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित होती है जिसका हम शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यूज करते हैं विद्यालय के अंदर। इसके बाद कोठारी आयोग ने बोला विद्यालय की देखभाल में, उसके अंदर व बाहर अनेक प्रकार के क्रियाकलाप से छात्र कई सारे अनुभव प्राप्त करता है। इसी तरह प्लेटो थे, उन्होंने पाठ्यचर्या समाज के आदर्शों एवं मूल्यों के विकास करने की प्रक्रिया है जिसमें बालों का सर्वांगीण विकास होता है। ये हमने सब नेक्स्ट क्लास में आपको बकायदा लिखाया भी है, पढ़ाया भी है, समझाया भी है। आप चाहे कोई कमेंट्स में आप इसको क्यूरी में दे सकते हैं यदि कोई प्रॉब्लम हो तो। आज हम उसके आगे का पोर्शन पढ़ेंगे, एनसीएफ 5 के उद्देश्य, मतलब एनसीएफ 5 क्यों बनाया गया, इसके पीछे क्या मोटिव था बनाने का, क्या उद्देश्य थे। फर्स्ट वही जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा का संचालन। तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा का संचालन कई बार कंपटीशन क्लासेस में पूछा गया है। ये किसके द्वारा दिया गया है, प्रोफेसर यशपाल शर्मा के द्वारा इस चीज को बताया गया है कि तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा प्रणाली का शुरुआत करनी चाहिए, जो सक्सेस भी है, वर्तमान में भी आज इस पर कार्य किया जा रहा है। सेकंड उद्देश्य है नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण
क्रियाशीलता एवं बाल केंद्रित, मतलब जो नए पाठ्यक्रम बनाए जाए वो क्रियाशील हो और बाल केंद्रित हो, मतलब बालक उसको समझ रहा है नहीं समझ रहा है, बालक उसमें क्रिया मतलब कार्य करने में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करना एनसीएफ का उद्देश्य है। थर्ड उद्देश्य इसका बालकों की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना। आप समझते ही हैं, आज मैं कहूँ कि तीसरी क्लास के बालक को आप 8वीं क्लास का सवाल सोल्व करवाओ तो बच्चा नहीं कर पाएगा, समझ नहीं पाएगा, तो उसकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना होता है। रटन प्रणाली पर रोक, मतलब दिमाग से समझो, उसको अच्छी तरह समझ के याद करो। रटना कोई सॉल्यूशन का हल नहीं है, रटने से आप कुछ समय तक याद कर सकते हैं फिर भूल जाओगे, लेकिन यदि आप उस लाइन को समझोगे, उसकी पिक्चर अपने दिमाग में बनाओगे कि कहना क्या चाहता है, तो आप उसको स्थायी रूप से ग्रहण कर सकते हो। एनसीएफ का उद्देश्य है कि रटने की प्रणाली को मुक्त किया जाए। प्रोजेक्ट पर आजकल बच्चों को प्रोजेक्ट दे दिए जाते हैं, उससे क्या बच्चा करता है और सीखता है, जब वो करेगा तो उसके दिमाग में उसके बारे में एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, वो स्थायी रूप से उसके दिमाग में रहेगा। फिफ्थ था बालक एवं शिक्षक की क्रियाशीलता में वृद्धि। कुल मिलाकर एनसीएफ ये चाहता है कि बच्चा करे और सीखे, यानी कि करके सीखने पर जोर दिया गया है एनसीएफ के उद्देश्यों में। बालक एवं शिक्षक क्रियाशील रहें। यदि मैं एक किताब लेके आपको समझा रही हूँ तो बस आप पढ़ रहे हो और किताब को देख रहे हो, आपको नहीं पता ये कैसे हो रहा है, और यदि मैं आपको बताऊं, कोई चीज को यहाँ पर डिस्प्ले करूं कि ये एक घर है, ये एक खिड़की है, ये एक दरवाजा है, इसमें से एक व्यक्ति अंदर आया, तो जब आप उस पिक्चर को देखोगे तो आप समझोगे कि मकान है, मकान में 2 खिड़कियां आए, चोर आया है जो इस दरवाजे से आया है, इस खिड़की से आया है। कुल मिलाकर ये है कि एक पढ़ने से, एक प्रोजेक्टर के द्वारा जो चलता है, आप उस पिक्चर को देखते हो तो उसको अच्छी तरह आपके दिमाग में उसके पिक्चर बना लेते हो जो आपकी स्थायी रूप से आपके दिमाग में रहती है। एक मैं कह दूं कि नहीं आप इन 5 को रट लो, रटने से काम नहीं होगा। एनसीएफ जो हमारा बोलता है कि रटने की प्रणाली को रोको और बच्चों की क्रियाशीलता में वृद्धि लाओ, बच्चा उसको करके सीखे न कि रट के सीखे। तनाव एवं बोझमुक्त शिक्षा का संचालन, नवीन पाठ्यक्रम का निर्माण, बालकों की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण, रटने की प्रणाली पर रोक, बालक एवं शिक्षक की क्रियाशीलता में वृद्धि। 6 उद्देश्य है बालकों का सर्वांगीण विकास करना, सबसे इम्पोर्टेंट है, हर बार इसी चीज पे जोर दिया गया है। एनसीएफ 5 जो बनाया गया है बच्चों के सर्वांगीण विकास पे बहुत जोर दे रहा है, मतलब बच्चों का चौमुखी विकास, ओनली पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ और भी शिक्षा। 7th है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके, इस एनसीएफ में जो है, एनसीएफ 2005 में जो है, पर्यावरण एवं कंप्यूटर शिक्षा का अनिवार्य रूप से लागू करना बताएगा। इसी के साथ मैं बता दूं, साइको के साथ साथ कंप्यूटर क्लासेस भी अपन ओपन कर रहे हैं, आपको जो भी समस्या हो कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसमें जो है पर्यावरण एवं कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है, क्योंकि आज के युग में बिना कंप्यूटर के कुछ नहीं है। हम जो भी पढ़ रहे हैं वो भी टेक्निकल है ना, कंप्यूटर है, मैं वीडियो बना रही हूँ, यूट्यूब से आप देख रहे हैं, या जूम से हमारी मैडम्स क्लास ले रही है लॉकडाउन के अंदर, या जो भी आपके एप्स यूज की जा रही है सब कंप्यूटर के द्वारा की जा रही है, मोबाइल के द्वारा की जा रही है, नेटवर्क के द्वारा। यदि आपको कंप्यूटर का ही ज्ञान नहीं है तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए आज की शिक्षा में कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य है। साथ में पर्यावरण, लेटेस्ट उदाहरण है ऑक्सीजन की कमी। जब पर्यावरण के ही दूषित रहेगा तो इंसान कहाँ से शुद्ध रहेगा। आज हमारे देश में जो संकट आया इतना बड़ा, वो क्यों आया है? पेड़ कटने से, ऑक्सीजन की कमी से। तो पर्यावरण शिक्षा एंड कंप्यूटर शिक्षा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हमें पर्यावरण की और कंप्यूटर की जानकारी तो इनिशियल होनी चाहिए, जैसे एबीसीडी आती है इंग्लिश में, वैसे शिक्षा के अंदर पर्यावरण कंप्यूटर कंपलसरी है। आप कंप्यूटर की क्लास को भी जरूर देखें, इसमें भी आपको कुछ भी समस्या हो तो आप मेरे से क्वेरी करें, अच्छे से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है, एज ए आपके BEd DLEd के अकॉर्डिंग और कॉम्पिटिशन क्लासेस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य है कागज मुक्त शिक्षा का संचालन। ये जस्ट आज हम बिना कागज के पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट बनाए, वीडियो बनाए, किसी भी चीज को, यानी कि ओनली लिख लिख के कागज भर भर के काम किया जाए। कागज मुक्त शिक्षा का संचालन एनसीएफ 2005 ने किया है। 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार करना, ऐसा नहीं कि ओनली पास ही होना है, आपके अंदर की क्वालिटी, अदर एक्टिविटी का भी सुधार करना। 10वीं क्लास की परीक्षा परिणाम, पहले ओनली होता था हिंदी में इतने आगे, इंग्लिश में इतने आगे, साइंस में इतने आगे, अब आपका क्रियात्मक अनुसंधान में देखा जाता है, प्रैक्टिकल के नंबर भी जुड़े जाते हैं, योगा के भी होते हैं, कंप्यूटर के भी होते हैं, कई सारे
नंबर आपकी गुणात्मकता को देखते हैं। एनसीईआरटी 2005 को मूल रूप से यह भी अच्छा इसमें उद्देश्य है, प्राथमिक शिक्षा के लिए बनाया गया है। जो भी बातें आपको फोकस की जा रही है बच्चे की स्टार्टिंग के लिए, जब बच्चा नर्सरी से लेकर 8th क्लास तक आता है, यानी कि उसकी प्राथमिक शिक्षा के लिए जो एनसीईआरटी 5 है उसका मुख्य उद्देश्य बनाने का यही है कि शुरू से बच्चों को अच्छे से शिक्षा दी जाए, गुणवत्ता लाई जाए, क्वालिटी लाई जाए उसके अंदर, जब जाके बच्चा आगे प्रोग्रेस करेगा। यदि उसकी नींव ही बेकार रही तो आप कैसे समझोगे कि आप बड़े होकर इंजीनियर बन जाओगे? जब आपको मैथमेटिक्स में प्लस माइनस में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कैसे बड़े बड़े सवालों को सोल्व करोगे? तो एनसीईआरटी 2005 का मूल उद्देश्य क्या था? प्राथमिक शिक्षा में सुधार करना। बच्चे की प्राथमिक शिक्षा यदि अच्छी होगी तो डेफिनेट आगे जाके वो कुछ ना कुछ कर लेगा। ये जो एनसीईआरटी 5 2005 था त्रिभाषा सूत्र पर लागू था। त्रिभाषा सूत्र क्या है? देखो ये भी इम्पोर्टेंट है सारा परीक्षा की दृष्टि से। त्रिभाषा का मतलब हिंदी, विश्व समन्वय भाषा। हम सब जानते हैं विश्व समन्वय भाषा क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश को एक ऐसा दर्जा प्राप्त है कि वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाएं, ये सब जानते हैं। थर्ड लिए इसने मातृभाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, गुजराती, जो भी आपकी मातृभाषा है। ये जो प्राथमिक शिक्षा है त्रिभाषा सूत्र पर लागू है। फर्स्ट इसमें हिंदी है, सेकंड विश्व समन्वय भाषा यानी कि इंग्लिश है, थर्ड इसमें मातृभाषा हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपकी मातृभाषा है, जो आपकी बोली है, वो यूज की गई है। एनसीईआरटी के उद्देश्य बहुत सारे हैं। फर्स्ट था तनाव एवं बोझ मुक्त शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, जो यशपाल शर्मा ने दी है। सेकंड था बच्चों का चौमुखी विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, बहुत सारी चीजें इसमें ली गई है। पर्यावरण एवं शिक्षा को अनिवार्य करना, कागज मुक्त शिक्षा का संचालन करना, 10वीं की परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार लाना। एनसीईआरटी 2005 का मूल रूप से प्राथमिक शिक्षा को केंद्र माना गया है। इसमें त्रिभाषाई सूत्र लागू किया गया है। पहली भाषा हिंदी, दूसरी विश्व समन्वय भाषा इंग्लिश और थर्ड मातृभाषा हिंदी, उर्दू, संस्कृत, जो भी आपकी मातृभाषा है। नेक्स्ट है हमारा अंतर, सिक्स अंतर, केवल ज्ञानात्मक पक्ष पर जोर। सिलेबस क्या कर रहा है? ओनली ज्ञानात्मक पक्ष को देख रहा है कि आपको इस सब्जेक्ट का इतना ज्ञान होना चाहिए, जबकि हमारा पाठ्यचर्या है ज्ञानात्मक प्लस भावात्मक प्लस क्रियात्मक। पाठ्यचर्या हमारे तीनों पक्ष को देखती है, ज्ञानात्मक पक्ष को, भावात्मक पक्ष को और क्रियात्मक पक्ष को। बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी पाठ्यचर्या है, वो बच्चे के ज्ञानात्मक को, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों पर जोर देती है। सिलेबस है सैद्धांतिक ज्ञान को प्रदान कर रहा है, ओनली थ्योरिटिकल पार्ट को प्रदान कर रहा है, जबकि आपकी पाठ्यचर्या है वो सैद्धांतिक, रुचि और अभिवृत्ति, बच्चा कितना सीख रहा है, उसमें कितनी रुचि ले रहा है और वो कितना सैद्धांतिक है, तीनों पक्षों पर पाठ्यचर्या की कैरिकुलम जोर देता है। सैद्धांतिक, रुचि प्लस अभिवृत्ति, तीनों पक्षों पर कैरिकुलम पाठ्यचर्या है। और सैद्धांतिक पक्ष पर है आपका सिलेबस। सिलेबस अल्पकालीन प्रक्रिया है, बस 6 मंथ के एग्जाम में यह आएगा तो ओनली यही रखना है, ये अल्पकालीन है। जबकि पाठ्यचर्या आपकी दीर्घकालीन प्रक्रिया कहलाती है, ये आपकी दीर्घकालीन प्रक्रिया है। जो हमारे सिलेबस है, सिलेबस हमारा क्या है? विषय सामग्री पर जोर देता है, ये ओनली विषय सामग्री पर जोर देता है। ये छात्र यानी कि विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। हमारा सिलेबस विषय सामग्री को देखता है कि बस आपको ये पढ़ना है, जबकि कैरिकुलम क्या है? छात्र के चौमुखी विकास को देखता है। ये अंतर है, जिसमें यदि आपने ये अंतर अच्छे से पढ़ लिए तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी उसमें दिक्कत नहीं आएगी कि सिलेबस क्या है और पाठ्यचर्या क्या है। सिलेबस एक संकुचित रूप है, जैसे हिंदी का सिलेबस, और पाठ्यचर्या क्या है? व्यापक है, पूरा है। कक्षा 10th में क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये ज्ञानात्मक पक्ष पर, ये बच्चे के ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्ष पर है। सिलेबस सैद्धांतिक है, सैद्धांतिक, रुचि और अभिवृत्ति तीनों पक्ष पर है। ये अल्पकालीन है, ये दीर्घकालीन है। ये विषय सामग्री पर जोर देता है, ये विद्यार्थी के चौमुखी विकास पर जोर देता है। ये जो पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस व पाठ्यचर्या, क्यूरिकुलम में अंतर। पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में क्या अंतर है? बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, पाठ्यक्रम क्या है और पाठ्यचर्या क्या है। लगभग एक जैसा लगता है सिलेबस और कैरिकुलम। इसके अंतर को आप स्पष्ट देखें और इसी से आपको सारा सिलेबस, मतलब ये एनसीईआरटी 2005 क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिलेबस क्या है? सिलेबस जैसे कक्षा 10वीं का सिलेबस, कक्षा 11वीं का सिलेबस,
और ये क्या है, पाठ्यचर्या। सिलेबस एक लिमिटेड क्षेत्र है, संकुचित क्षेत्र, यानी कि हिंदी का सिलेबस आपका यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो ये हिंदी का सिलेबस हो गया। पाठ्यचर्या क्या है, आपके 10th क्लास में हिंदी, इंग्लिश, गणित, सामाजिक, आपकी क्रियात्मकता, आपके प्रयोग और योगा, कंप्यूटर, यानी कि व्यापक क्षेत्र। पाठ्यचर्या एक व्यापक है जिसका कोई अंत नहीं है, मतलब अंत तो है लेकिन इससे बड़ा है, ये संकुचित है। हिंदी का एक लिमिटेड है, बीएड फर्स्ट ईयर है, बीएड फर्स्ट ईयर में एक लिमिटेड सिलेबस है, लेकिन टीचर एजुकेशन कोर्स आप देखें तो उसमें कई सारे आते हैं, बीएड आता है, डीएलएड आता है, फर्स्ट ईयर आता है, सेकेंड ईयर आता है, तो एक व्यापक है पाठ्यचर्या। ये एक अंग मात्र है, ये समुचित शिक्षण सामग्री है, इसके अंदर आप समुचित यानी कि सारा रूप ले सकते हैं। ये एक अंग है, जैसे मैंने बोला कक्षा 10 में ओनली हिंदी, तो हिंदी कक्षा 10 में 10 सब्जेक्ट है, तो 10 आपका क्या हो गया, पाठ्यचर्या। लेकिन हिंदी क्या होगी, उसकी सिलेबस। हिंदी का सिलेबस एक अंग मात्र है, ये समुचित शिक्षण प्रणाली है, सामग्री है। ये जो सिलेबस है वो शिक्षक केंद्रित है, पाठ्यचर्या जो है वो बाल केंद्रित है। इसमें शिक्षक के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिलेबस को पूरा कराना। पाठ्यचर्या जो है वो बाल केंद्रित है, उसमें बालक का पूरा ध्यान दिया जा रहा है, उसके पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ये साधन मात्र है, ये साध्य रूप में है, रटने की प्रवृत्ति का विकास करता है। जैसे हिंदी मैंने देख लिया, आजकल FA1, FA2, SA1, SA2 जो चल रहे हैं हमारे, उसमें एक लिमिटेड पोर्शन आ गया, बच्चे से कह दिया गया कि लेसन 6 से लेसन 10 तक आएगा। बच्चा क्या करेगा, 6 से लेकर 10 तक के लेसन को रट लेगा, उसके अलावा उसको मतलब नहीं। लेसन 1 से 5 में क्या था, एक लिमिटेड पोर्शन को उसने क्या करा, रट लिया। तो जो सिलेबस है वो रटने को जोड़ देता है, जबकि पाठ्यचर्या क्या है, बोध का विकास, बोध यानी कि नॉलेज, आपके ज्ञान का विकास कर रहा है। आपने देखा बच्चे से कह दिया गया कि एक उसका जैसे ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है, एक सिंपल सा उदाहरण लूं मैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। आपसे बोला गया कि सूर्य ग्रहण का एक प्रोजेक्ट बताओ, तो आप बकायदा एक सूरज भी लोगे, एक चंद्रमा भी लोगे, एक पृथ्वी भी लोगे, उसको बकायदा दिखाओगे कि कौन सा पोर्शन सूरज की तरफ आ रहा है, कौन सा पृथ्वी की तरफ आ रहा है, कौन सा डार्क हो रहा है, कौन सा लाइट हो रहा है। जब आप इसका एक डायग्राम भी बनाओगे ना, तो आपको उसको रटने की जगह इस चीज से ज्यादा याद होगा। तो जो हमारा कैरिकुलम यानी कि पाठ्यचर्या है वो बहुत का विकास करता है, सिलेबस है एक रटने की प्रवृत्ति का विकास करता है। ये साधन मात्र है, ये साध्य मात्र है, ये शिक्षक केंद्रित है, ये बाल केंद्रित है, ये एक अंग के रूप में है, ये समुचित शिक्षण प्रणाली है, ये संकुचित है और ये व्यापक है। पाठ्यचर्या आपकी क्या है, व्यापक। दौड़ का मैदान, जितना दौड़ सको उतना दौड़ो, जितना शिक्षा के ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो उतना करो, इसका कोई अंत नहीं है। क्यूरिकुलम आपने देखा, क्यूरी दौड़ का मैदान लैटिन भाषा से लिया गया था। एक विद्यालय आपका दौड़ के मैदान के रूप में है, जिसमें जितनी दौड़ लगाई जाए उतनी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। लास्ट अंतर है इसमें सिलेबस के अंदर और कैरिकुलम के अंदर, सिलेबस विद्यार्थी के व्यवहार में समुचित परिवर्तन नहीं करता। जैसे कि बार बार यही बात आ रही है कि एक सिलेबस के द्वारा आप विद्यार्थी को बदल नहीं सकते हो, ओनली वो रट के उस सिलेबस को पढ़ लेगा। लेकिन पाठ्यचर्या क्या है, विद्यार्थी के व्यवहार में समुचित परिवर्तन करती है। आपने हिंदी, इंग्लिश, गणित के अलावा कोई अन्य करिकुलम उसमें एक्टिविटी में भाग लिया, तो आप देखोगे कि बच्चा किसी और को देख के जल्दी से सीख जाता है। कोई बच्चा अच्छे से नाटक कर रहा है तो दूसरे बच्चे को लगेगा यार मैं इसकी जब इतनी प्रशंसा हो रही है तो मेरी भी प्रशंसा होनी चाहिए, इसको जब इनाम मिल रहा है तो मुझे भी इनाम मिलना चाहिए। दूसरे बच्चे को देखकर वो अपने व्यवहार में परिवर्तन करेगा। इससे अपोजिट भी हो सकता है, यदि एक शरारती बच्चा है और दिन भर मोबाइल देख रहा है तो अपना अच्छा वाला बच्चा भी क्या करेगा, यार इसको मोबाइल देखने में मजा आ रहा है तो मुझे वो मोबाइल देखना चाहिए। तो पाठ्यचर्या बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन करती है, जबकि सिलेबस क्या है, उसके समुचित व्यवहार में नहीं कर रहा है, उसको एक लिमिटेड ज्ञान दे रहा है। लेकिन पाठ्यचर्या उसके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों का ध्यान रखकर बच्चे का चौमुखी विकास करती है। ये थे इसके अंतर जो हमें याद रखने हैं। ये अंतर आपके बीएड एसटीसी के अलावा आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, XYZ आप यदि इससे रिलेटेड कोई एग्जाम भी देते हैं, कंपटीशन एग्जाम, उसमें भी बहुत पूछे जाते हैं। ये चीज आपकी बहुत मददगार रहेगी अपने कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। और लास्ट पॉइंट जो है एनसीएफ 2005 में जो शिक्षण सूत्र लिए गए हैं, एनसीएफ 2005 जो बना है, एक तो सबसे पहले ये मोस्ट है, बाल केंद्रित है, प्रारंभिक शिक्षा पर इसने बहुत जोर दिया है, बच्चे की गुणवत्ता पर
इसने बहुत जोर दिया है। एनसीएफ 5 के अंदर बाल केंद्रित है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बाल केंद्र। शिक्षण सूत्र इसमें जो लिए गए हैं, देखो फर्स्ट है इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर। एक बच्चा है, जब तक आप उसको कोई चीज दिखाओगे नहीं, वो उसकी कल्पना नहीं कर सकता। ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र दे दिया, सूत्र के अनुसार उसने सॉल्यूशन कर दिया। तो ये क्या है सूत्र, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सेकंड है मूर्त से अमूर्त की ओर, मतलब प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। पहले आपने बच्चे को उसे दिखाया, फिर उसके अमूर्त भाग को बताया। तो पहला सूत्र था इसका ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, और थर्ड है इसमें ज्ञात से, सॉरी दो बातें मैंने बार बार लिख दी है। मोस्ट है इसका ज्ञात से अज्ञात, मूर्त से अमूर्त, और जटिल से सरल। सॉरी, इसमें जो लाइन आएगी वो आपकी आएगी जटिल से सरल की तरफ। 3 सूत्रों पर इसने बहुत विशेष जोर दिया गया है। इसमें ज्ञात से अज्ञात हो गया, मूर्त से अमूर्त हो गया, और जटिल से सरल की ओर। शिक्षण सूत्र एनसीएफ 2005 में जिसका यूज किया गया है बच्चे की शिक्षा के लिए, बच्चे को पहले वो चीज दिखाएं प्रत्यक्ष रूप से, फिर उसके बारे में बताएं, यानी कि अप्रत्यक्ष हो गया। ज्ञात होना चाहिए बच्चे को कि सूरज है, अब सूरज से सूर्य ग्रहण कैसे हो रहा है, चंद्रमा से चंद्र ग्रहण कैसे हो रहा है, वो अज्ञात है। पहले प्रत्यक्ष यानी कि ज्ञात चीज को उसे दिखाना है, अज्ञात की ओर ले जाना है, मूर्त से अमूर्त की ओर, जटिल से सरल की ओर, जिससे बच्चा समझे। ये सारा सिलेबस हमारा एनसीएफ 2005 के अंदर कवर किया गया है। यदि आपको कोई समस्या है, अभी भी मैंने जो पढ़ाया है आपको ओनली बीएड एसटीसी के लायक नहीं पढ़ाया है, मैंने आरपीएससी के थ्रू भी आपकी तैयारी कराई है। यदि आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और कोई सुझाव है तो वो भी डालें। इसको अच्छे से पढ़ें, अपनी तैयारी करें। लॉकडाउन में जब आप पर्टिकुलर प्रत्यक्ष रूप से स्कूल या विद्यालय या कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, तो वीडियो के द्वारा, जूम क्लासेस के द्वारा आप इसकी पढ़ाई करें और समय अपना व्यर्थ न गवाएं। आने वाले टाइम पे आपका एग्जाम आने वाला है, जिसकी तैयारी आप अच्छे से करें। थैंक यू।